अविश्वास, धोखा, जबरदस्त गुस्सा है लोगों के बीच। क्या ये एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत है? रियल लाइफ सत्याग्रह के बाद अब बारी है रियल लाइफ सत्याग्रह की। कौन से नई जंग की शुरुआत है ये और कितना दमदार होगा ये सत्याग्रह, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस सत्याग्रह के कर्ता धर्ता प्रकाश झा और साथ ही साथ इस सत्याग्रह को एक नए मुकाम पर ले जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ये सत्याग्रह अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रेरित है या वहाँ से कुछ अंश लिए गए हैं? अन्ना हजारे जी के आंदोलन को मैंने भी करीब से देखा था और आपको बहुत विश्वस्त रूप से कहना चाहूँगा कि ये कहीं से भी अन्ना हजारे जी के आंदोलन, उसके कारणों, उसके रिजल्ट्स, उसकी पॉलिटिसाइजेशन या जो भी चीज़ है उससे संबंधित नहीं है और उस पर आधारित भी नहीं है। बच्चन साहब, क्या कहानी है सत्याग्रह की? एक पिता जो अपना पुत्र खो चुका है और एक पुत्र जो अपने पिता को ढूंढ रहा है और इस बीच एक आदर्शवादी इंसान जो परिस्थितियां हैं, जो सिस्टम है, जो मांगे हैं, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, जब उनको नहीं मिलता है तो किस तरह से वो प्रभावित होकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन स्थापित करता है और उसका परिणाम क्या होता है। तो एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनल स्टोरी है। बिना इमोशनल बॉन्ड के कोई कहानी कही नहीं जा सकती और सभी पात्रों की, इनफैक्ट जो दर्द है इस व्यक्ति का वो व्यक्तिगत है और वो व्यक्तिगत दर्द बढ़ करके, उबल करके, स्पाइरल करके एक पूरे सामाजिक दर्द में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पूरे नौजवान लोग प्रेरित हो करके उसके साथ जुड़ते हैं और उसके अंदर में जो रिलेशनशिप्स है, जो सच्चाइयाँ हैं, जिस तरह की बातें होती हैं और संबंधों को भी किस तरह से हम कहें कि क्लोजर देते हैं या किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं, उसके बारे में एक कहानी है। आपके सारे लोग और आपका ये सिस्टम सब सड़े हुए घूसखोर। शराब बस न करें आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। उनके थप्पड़ ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। जो स्थिति अभी चल रही है हमारे देश में या जो कुछ भी आसपास चल रहा है, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या आपके मुताबिक अभी ज़रूरत है सत्याग्रह की? क्या हमें बदलाव लाने के लिए अभी सत्याग्रह करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा? पहले तो आपको ये समझाना होगा कि आपके मन में ऐसी क्या मंशा है कि देश में क्या चल रहा है। बहुत लोगों के नज़रिए अलग अलग होते हैं ऐसे, और प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को छूट है कि वो अपने आप को एक विचारधारा जो है उसको व्यक्त करने की उसको छूट मिलती है संविधान के तहत। तो कभी भी कहीं भी हो सकता है ये। आपके नज़रिए की अगर पर्सनली बात करें तो आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो बदलनी चाहिए अभी इसी वक्त? एक नागरिक के हैसियत हम सब के पास कुछ ना कुछ हमें कमियां महसूस होती हैं, त्रुटियां महसूस होती हैं, लेकिन साथ साथ हमें बहुत कुछ प्राप्त भी होता है देश से और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व भर में जहाँ पर कुछ किसी की मांग ना हो या ज़रूरतें ना हो, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ तो रह ही जाती हैं। लेकिन ऐसा कहना कि हमारा देश जो है वो ऐसे एक ग्रह से गुजर रहा है जहाँ पर उसमें केवल त्रुटियाँ ही, ये ऐसा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। जब सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, उस समय माहौल जो था वो अलग था। लड़ाई, युद्ध जो हो रही थी वो किसी और वजह से थी। वहाँ हम अपने देश के लिए आज़ादी मांग रहे थे, स्वतंत्र होना चाह रहे थे, एक ऐसे देश के साथ जो इसने कब्ज़ा किया हुआ था हमारे ऊपर। ये तो कोई भी देश जो है इसके लिए सत्याग्रह करेगा, युद्ध करेगा, वो अलग बात थी। लेकिन हाँ, प्रजातंत्र में आप अगर शांतिपूर्वक कोई विरोध करना चाहें तो उसकी छूट है आपको, संवैधानिक छूट है आपको। खास करके आज के जो नौजवान पीढ़ी है, हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी जो सबसे बड़ी आबादी है, सबसे पावरफुल है और आज अपने आप में जग गई है, क्योंकि वो किसी भी व्यवस्था पे, सरकारी व्यवस्था पे आधारित नहीं है। उसकी अपनी बड़ी मेहनत से पढ़ा है, लिखा है, काबिल बने हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। तो वो डिमांड करते हैं। उनको लगता है कि सिस्टम अगर ठीक काम नहीं कर रहा, मान लीजिए कि ऑफिसेज काम नहीं कर रहे, करप्शन है, सड़क काम अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है,
या कुछ इस तरह की व्यवस्था समाज में हो जाती है जैसे कि निर्भया का केस आपने देखा, तो उनको किसी तरह की राजनीतिक प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाते हैं और उन प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं कैंडल मार्च निकालते हैं, कहीं कुछ होता है। कोई भी एक जेसिका लाल का जजमेंट हो गया था, आपको याद है किस तरह से लोग जुट गए थे। तो आज वो जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के सामने एक ये हथियार है कि वो आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और जैसा कि दिल्ली रेप कांड में आपने देखा कि गवर्नमेंट को लाचार करते हैं कि एक मजबूत बिल लेकर के आए, कानून बदले, व्यवस्था बदले। तो ये प्रोटेस्ट होना कोई हमारे सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। आप ब्राज़ील देख लीजिए, आप अरब स्प्रिंग देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप वॉल स्ट्रीट देख लीजिए, आप लंदन के जो गलियों में जो उत्पात हुआ था वो देख लीजिए कि एक चारों तरफ एक माहौल तो ऐसा है ही है कि मिडिल क्लास, यंग क्लास, पढ़ा लिखा क्लास वो चाहता है कि चीज़ें ठीक हो, व्यवस्था ठीक हो, उसको अपने मेहनत का फल मिले। आप अपने घर की अगर बात करें, बच्चे क्या डिमांड करते हैं? अगर कभी आप बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन होती है, तो आपके घर में बच्चे, यूथ क्या डिमांड करते हैं कि ये चीज़ बदलनी चाहिए? हमें तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, उल्टा हम ही उनको सबक देते रहते हैं कि कानून का पालन हो, एक अच्छे नागरिक बने आप। और ईश्वर की कृपा रही है अभी तक, तो हमें उनमें कोई ऐसी कमी दिखी नहीं और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ना दिखे। लेकिन गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, बच्चों से भी होती हैं। उस समय क्या निर्धारित किया जाए ये सोचना पड़ता है। और यदि ऐसा होगा तो मैं इतना आपको आश्वासित करना चाह रहा हूँ कि जो देश का कानून होगा उसका पालन करेंगे। आपके सारे लोग और आपका ये सिस्टम सब सड़े हुए घूसखोर। शराब बस न करें आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अच्छा, इस फिल्म का कौन सा एक भाग, कौन सी एक चीज़, कौन सा एक अंश आपको पर्सनली बहुत पसंद है? कोई गाना हो, कोई सीन हो, कोई वजह हो, कुछ भी? वैसे तो देखिए, जब प्रकाश जी कहानी या पटकथा लिखते हैं, चाहे किसी किरदार के बारे में लिखते हैं, जो भाषण देते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। और जो वो कहना चाह रहे हैं वो किस ढंग से कहा जा रहा है, वो उससे भी मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। हर एक प्रत्येक सीन कोई ऐसे ही नहीं है कि चलो भाई अब कुछ है नहीं करने को तो ये कुछ बोल देते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा लगा नहीं मुझे फिल्म में। और रही बात किसी एक दृश्य की, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि हमको ये वाला दृश्य ज़्यादा अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे अवसर हैं फिल्म में जहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं उनको अच्छा लगेगा वो देख करके, और शायद वो भावुक भी होंगे। हमारा वो गाना भी रघुपति राघव राजा राम गाना जो है, जो कि संपूर्ण भारत जो है वो जानता है, उनकी रगों में है, वो जब भी बजेगा, कहीं भी बजेगा, तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश के प्रति भावनाएं तो जागृत होंगी। इस गाने को कहीं रीमिक्स भी किया गया है? हाँ, ये थीम सॉन्ग है, ये एक प्रार्थना है जो सत्याग्रह के जो जनक थे हमारे महात्मा गांधी जी, उनकी बहुत प्यारी प्रार्थना है। और हमने भी इस प्रार्थना को प्रेरणा स्रोत मान करके इसमें जोड़ा है। आज के वातावरण और हिसाब से इसमें पंक्तियाँ जोड़ी हैं, और जैसे कि तुमसे धीरज मांगा था प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। फिल्म में आप ही ने सारे कपड़े खुद से सेलेक्ट किए हैं बच्चन जी के लिए? वो उन्होंने कहा कि जिस तरह के उनका एक मन के अंदर एक क्या कह सकते हैं, एक कल्पना, हाँ, एक कल्पना थी, एक विचारधारा थी कि ये जो किरदार है इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से होनी चाहिए। उसके अनुसार उन्होंने कपड़े भी चुने उसका और बनवाया भी।
और मतलब सही चुना। ने भी पूरी फिल्म में थ्रू आउट अटायर रहा, वो सब आपने ही डिसाइड किया? नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली मैंने फैब्रिक चुना और सारा फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्रियंका मुंद्रा है, वो बेसिक काम वो करती है। बट सर के जो टेक्सचर थे, कलर्स थे, कपड़े थे, जो कि मैं मुझे वाकफियत है वो हैंडलूम की या खादी की या हाथ से बुनी हुई चीज़ों की, तो वो और जिस तरह के कलर्स चाहिए थे वो खास करके मैंने सेलेक्ट किए थे। मटेरियल का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो हम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होते हैं उनसे भी पूछना पड़ता है कौन सा रंग जो है सही रहेगा, कौन सा मटेरियल जो है वो रोशनी को ऑब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है नहीं, वो सारी चीज़ें वो सब मिलजुल करके होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सत्याग्रह की पूरी कहानी अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा के साथ जी मीडिया पे। बच्चन जी, हम प्रेरणा की बात कर रहे हैं किरदारों से। अभी तक आपने जितने भी किरदार निभाए, कोई एक किरदार ऐसा जिससे आपने कुछ चीज़ सीखी और आपने अपनी जीवन में उससे कुछ परिवर्तन लाया? पर प्रतिदिन मैं सीखता हूँ और इस पल भी आपके सामने बैठ करके मैं सीख रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कला से जितने भी लोग संबंधित हैं वो अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं से अवश्य प्रेरित हुए हैं, वरना वो कलाकार नहीं बनते। वो चाहे लेखक हों, चाहे पेंटर हों, चाहे नृत्यकार हों, कोई भी हो, कहीं न कहीं से उनको प्रेरणा मिलती है और फिर उस प्रेरणा में वो अपनी जो उनकी भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं, उसको एक अच्छी तरह से मिला जुला करके वो आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी इस वक्त की प्रेरणा क्या है? मेरी प्रेरणा इस समय जो कहानी, जो पटकथा मिली हमको। आपको बहुत पसंद आई कहानी? जब आपको पहली बार सुनाई थी तब फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी, दरअसल जब हम आरक्षण बना रहे थे प्रकाश जी के साथ, उसी शूटिंग के दौरान प्रकाश जी ने एक बार ऐसे ही कहा था कि अगली फिल्म जो है वो मैं इस तरह की बनाना चाह रहा हूँ। तो तभी से हमने कहा कि ये अच्छी चीज़ है और इसमें हम काम करेंगे। और इस फिल्म के दौरान कोई पटकथा सुनाई आपको? अगली फिल्म के लिए नहीं, अभी नहीं सुनाई है। 2-3 विचार है, धाराएं हैं इनके मन के अंदर, अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा, वो तो इनके ऊपर निर्भर है। जिस तरह आपने बोला कि हर वक्त आप प्रेरणा लेते हैं, जब भी आप स्क्रीन पे होते हैं, आपके बहुत फैंस हैं जो आपसे, आपकी फिल्मों से और आपके जितने भी ब्लॉग पे आप पोस्ट डालते हैं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें थ्रू आउट किसी भी एरा से, आपको कौन से बेहतरीन 5 फिल्में लगी, जो अगर आपको 5 फिल्में पिक करनी हो? बड़ा मुश्किल होगा चुनना, क्योंकि मेरी नज़र में तो सभी लोग मेहनत करते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं और सभी लोगों ने बनाई भी हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, इस समय सोचना उनके बारे में ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेरणा अब एक बहुत ही आवश्यक स्रोत है, मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी कलाकार के जीवन में। चुनौती नहीं होगी हमारे सामने तो हम कहीं मर जाएंगे और कला भूल जाएंगे। संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, मैं ऐसा मानता हूँ। जिस दिन मैं संतुष्ट हो गया तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। प्रतिदिन हमको कुछ सीखना है। अगर आपको कला के क्षेत्र में रहना है तो प्रतिदिन हमारे लिए यदि कोई चुनौती नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए ताकि उसके साथ हम जूझें, लड़ें, भिड़ें उसके साथ। और जब ऐसा होगा तब निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ उसमें से सीख करके ही बाहर निकलेंगे। मिस्टर मानव राघवेंद्र, क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों का भी बड़ा हाथ है मानव जी। प्रकाश जी, बहुत ही सीरियस फिल्म है। इस फिल्म में एक आइटम नंबर भी है, क्या वो स्क्रिप्ट का पार्ट था या जस्ट बिकॉज आजकल हर फिल्म में एक आइटम नंबर होता है, इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड, तो आपको लगा कि एक आइटम नंबर कहीं फिट हो रहा है या एक्चुअली में सत्याग्रह में ज़रूरत थी? क्या आइटम नंबर है ये? दरअसल आइटम जैसा आइटम नंबर नहीं है इसमें। इसमें ड्रामेटिक नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी ड्रामा के हिसाब से कि एक नाइट क्लब का जो एक मॉडर्न रिच एटमॉस्फेयर है, जिस एटमॉस्फेयर के बीचों बीच हम बहुत सारे व्हीलिंग्स, डीलिंग्स, उस गाने के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स भी हैं जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, ब्रोकर्स हैं, जो बड़ी बड़ी डील्स कराते हैं, जिसमें जो हम जिन कैरेक्टर्स को जानते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते,
तो वो उस एटमॉस्फेयर के लिए इस गाने को इस्तेमाल किया है। जब भी फिल्म बनाता हूँ तो पहले एंटरटेनमेंट की सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छी कहानी कहूँ, लोग उसमें इंगेज्ड हों और आनंदित हों। उसके बाद अगर कुछ इंटेलेक्चुअली या कुछ ऐसी सोच साथ में उनके जाती है इस फिल्म के बाद, तो वो सोने में सुहागा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आई होप ये फिल्म के प्रोमोज देख के लोग जितना इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का, फिल्म देखने के बाद उतनी प्रेरणा भी ले इस फिल्म से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका प्रचार आप बहुत ज़ोर से कीजिएगा, आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।